Hello everyone. Today I am going to discuss some important MCQs based on spectral series and Bohr atomic model. In this lecture, we are going to discuss the MCQs which are already been asked in previous years. तो इतने important MCQ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये जो लेक्चर में MCQ डिस्कस करेंगे वो बेस्ड रहेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज एंड बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे। मतलब हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए। आई होप कि आप लोगों ने इस सारे फॉर्मूला को नोट डाउन करके लिस्ट बनाई होगी। नहीं बनाई अभी तक लिस्ट तो पहला काम करना है, बिफोर सॉल्विंग द एमसीक्यूज आपको इस सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। आपको सारे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनानी है। इस लेक्चर के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाई है जो सिर्फ आज के एमसीक्यूज के लिए यूजफुल रहेगा। आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूला की लिस्ट बनानी है। तो मैंने जो लिस्ट रेडी की है स्पेशली आज के लेक्चर्स के एमसीक्यूज के लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ये स्टार्टिंग में जब हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था Z²/8πε0r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -Z²/4πε0r। और टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन करके फाइनल आंसर है -Z²/8πε0r। तीनों का इंटर रिलेशन पता है हमें। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिलेशन आपको फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद बोर रेडियस। बोर रेडियस में हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए ऑलरेडी। बोर रेडियस के अंदर हमने रेडियस, स्पीड, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं। आपको सारे फॉर्मूलाज लिस्ट में ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे इतने ही फॉर्मूला यूज किए हैं जो हमारे एमसीक्यूज में यूजफुल रहेंगे आज के लेक्चर के लिए। तो बोर रेडियस का फॉर्मूला h²ε0/πm², ब्रैकेट के बाहर लिखा है हमने n²/z। इसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। मतलब ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है और n²/z जिसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो Rn का डायरेक्टली रिलेशन हो गया n² के साथ और इनवर्स रिलेशन हो गया z के साथ। देन स्पीड इज इक्वल टू Ze²/2ε0n/h। तो Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। देन एनर्जी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमारी नेक्स्ट थियरी डिपेंडेंट होगी, जहां पे हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्टडी करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला है -me⁴/8ε0²h²। ब्रैकेट के बाहर लिखा है हमने Z²/n²। मतलब डायरेक्टली रिलेशन हो गया Z² के साथ और इनवर्स रिलेशन हो गया n² के साथ। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम के लिए ये प्रूव किया था। इसका आंसर आएगा -13.6 eV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कैलकुलेट किया है हमने। और लास्ट एक फॉर्मूला क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है? कितने मिनिमम डिस्टेंस तक कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जा पाएगा। वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज किया था। जितनी काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचते ही वो पार्टिकल वहां पे स्टॉप होते रिटर्न जाएगा। जहां पे वो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा वहां पे उसकी टोटल एनर्जी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, k = 2Z²/4πε0 × d। तो ये d मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच विच इज इक्वल टू 2Z²/4πε0 k। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। If the radius of the second orbit in hydrogen atom is r, then radius of the third orbit is dash। मतलब हमें पूछा है रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरी एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, हाइड्रोजन एटम, मतलब z की वैल्यू डायरेक्टली 1 रखेंगे। सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस हमें दी है कैपिटल R। हमें कैलकुलेट करना है थर्ड ऑर्बिट में रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला n²h²ε0/πzm²। z तो 1 हो गया, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट, तो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अब कौन सी वैल्यू गिवन है? गिवन वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n1 = 2।
थर्ड ऑर्बिट मतलब n2 इज इक्वल टू 3, सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस कितनी है r, कैपिटल R, तो r1 इज इक्वल टू r और r2 हमें कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r2 बाई r1 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर सारे वैल्यूज पुट करेंगे और r2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो r2 इज इक्वल टू बचेगा n2 बाई n1 होल स्क्वायर इंटू r1, n2 n1 r1 सारी वैल्यूज गिवन, सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 9/4 इंटू r, 2.25 इंटू r। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पूछा गया एमसीक्यू है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर। फर्स्ट एमसीक्यू जो बेस था वो रेडियस के। अब सेकंड एमसीक्यू, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। तो पहली चीज आपको जो पूछा है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम अगर आपको पूछा है तो आपको सीधा जाना है बोहर एटॉमिक मॉडल पे। एटॉमिक मॉडल का पहला ही पोस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम को डिराइव करता है, जो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। यह पोस्टुलेट का ही फॉर्मूला है। इसी के अंदर हमें n इज इक्वल टू 5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मतलब n की वैल्यू 5, h गिवन, मतलब h की वैल्यू तो कांस्टेंट है, पता है हमें प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 इंटू पाई। सारे वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल आंसर आएगा 5.27 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द लिथियम एटम। ये एमसीक्यू नंबर 2 बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वन, एमसीक्यू नंबर 3, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लेवल n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल्ड हाइड्रोजन एटम विल बी डैश। तो यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाया है हमें। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल पे, और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम, वो भी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब z की वैल्यू 1। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिया है और कैलकुलेट करना है मोमेंटम, तो ट्रांजिशन और मोमेंटम का कोई तो रिलेशन होगा। अगर ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो डायरेक्टली उसका रिलेशन होगा एनर्जी के साथ, बिकॉज जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। अगर वो फोटोन की एनर्जी हमें पता चल गई तो डायरेक्टली हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे मोमेंटम के लिए, और मोमेंटम और एनर्जी का जो रिलेशन है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 1, ये दो लेवल हमें गिवन है। तो E4 माइनस E1 मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। अगर ये दोनों लेवल के बीच का इतना एनर्जी डिफरेंस हमें पता चला, मतलब वो एनर्जी डिफरेंस वही होगा फोटोन की एनर्जी। उतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है जो एनर्जी मिलेगी हमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के थ्रू। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल में ट्रांजिशन करेगा तो उस दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो E4 माइनस E1 से डायरेक्टली हमें फोटोन की एनर्जी मिलेगी। E4 माइनस E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन फर्स्ट टाइम रखेंगे इनिशियल लेवल मतलब 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 अपॉन n स्क्वायर मतलब फाइनल लेवल। फाइनल लेवल है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखा हमने 1 स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन किया -0.85, ये माइनस प्लस 13.6, ये फाइनल आंसर आया 12.75 eV। इसका मतलब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो फाइनल आंसर मिलेगा 20.4 इंटू 10⁻19 जूल। यहां से हमें पता चला 20.4 इंटू 10⁻19 जूल का एक फोटोन रिलीज किया जब इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल पे। अब हमें फाइंड आउट करना है मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए एनर्जी के साथ रिलेशन, और एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन होगा P इज इक्वल टू E बाई C, वेर C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट। तो एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की 20.4 इंटू 10⁻19 जूल, एंड C मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ कैलकुलेशन किया और फाइनल आंसर मिला 6.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मोमेंटम फाइनल। तो
3 एमसीक्यू जो बोहर रेडियस, एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बाकी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाई थी और उनके बेसिस पे 3 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। नाउ द एमसीक्यू नंबर 4। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज of emitted radiation when an electron jumps from 4th orbit to 2nd orbit in a hydrogen atom? कौन सी चीज फाइंड आउट कर रही है? फिजिकल क्वांटिटी जो फाइंड आउट करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां है? 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट, वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब Z इज इक्वल टू 1। 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट मतलब इनिशियल स्टेट है 4th नंबर एंड फाइनल जो ऑर्बिट में ट्रांजिशन किया वो होगा N2 इज इक्वल टू 2। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, इससे बेटर हमारे पास वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है जो हमने एनर्जी की इक्वेशन से ही डिराइव किया था। इफ यू रिमेम्बर, हमने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था जहां पे एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तब एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ, एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे और डायरेक्टली इक्वेशन मैंने यूज की है 1 लैम्डा इज इक्वल टू R 1 N2 स्क्वायर माइनस 1 N1 स्क्वायर। मतलब फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन किया इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट की वैल्यू है 4, फाइनल स्टेट की वैल्यू है 2। R मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁷ विच इज इक्वल टू 1 लैम्डा। मतलब 1 लैम्डा का एक पूरा स्टेट यहाँ पे हमने लिखा और इसी को, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को कैलकुलेट सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिला 3/16 इंटू R। R मतलब 1.097 इंटू 10⁷। ये हो गया 1 लैम्डा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, F इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। 1 लैम्डा ऑलरेडी गिवन है हमारे पास और C की वैल्यू पता है हमें 3 इंटू 10⁸। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लैम्डा इंटू C। मतलब ये जो वैल्यू हमने साइड पे रखी इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू के साथ C की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 1.097 इंटू 10⁷ इंटू 3/16 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 0.617 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक एमसीक्यू था जहां पे हमने एनर्जी का कंसेप्ट। एमसीक्यू नंबर 5। एन अनदर पॉइंट चार्ज स्मॉल q थ्रोन टूवर्ड्स द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट स्पीड v। ये जो सिचुएशन दी है हमें, एक कैपिटल Q चार्ज जिसके ऊपर हमें स्मॉल q चार्ज को इंसिडेंट करना है। उस स्मॉल q चार्ज को हमने v स्पीड से थ्रो किया है। इट रिटर्न्स एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम q। वो डिस्टेंस r पे वो रिटर्न हो गया, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। एक चार्ज पार्टिकल के नजदीक सेकेंड चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन वो चार्ज पार्टिकल रिवर्स रिटर्न बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक मिनिमम डिस्टेंस तक उस पार्टिकल ने एक दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल को अप्रोच किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट जो यूज करने वाले हैं वो होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अगर हमने स्मॉल q चार्ज को v स्पीड से कैपिटल Q की तरफ थ्रो किया तो वो एक डिस्टेंस r पे रिटर्न आ गया। इफ 2v स्पीड इज गिवन इंस्टेड ऑफ v, देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी डैश। अब हमने स्पीड चेंज की। अगर हम ये स्मॉल q चार्ज को v की जगह पे 2v स्पीड मतलब डबल स्पीड से थ्रो करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? तो ये कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे स्पीड के साथ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कुछ रिलेशन होगा। तो पहले तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला क्या होगा? तो d इज इक्वल टू 2z² अपॉन 4πε0 k। तो k होगा काइनेटिक एनर्जी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मेन कंसेप्ट किया था कि एक अल्फा पार्टिकल जब कोई न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक वो आगे जा पाएगा, उस डिस्टेंस के बाद वो वापस रिटर्न हो जाएगा। मतलब वो न्यूक्लियस से कितना नजदीक पहुंच पाया, यहां से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ये हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r। यहां से काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने अल्फा पार्टिकल को
थ्रो किया था, वो पार्टिकल यहां जाके स्टॉप हो गया और वापस वहां से रिटर्न हो गया। जिस पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाएगा वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही कंसेप्ट हमने यूज किया था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में, और उसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था D इज इक्वल टू 2Z²/4πε0 इंटू के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे चार्ज तो कॉमन है, जो क्वेश्चन में दिया हमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों चार्ज तो कांस्टेंट ही है। कैपिटल क्यू को हमें स्टेशनरी रखना है और स्मॉल क्यू को अलग अलग स्पीड से थ्रो करना है। तो यहाँ पे Z और E ये दोनों कांस्टेंट हो गया, 4π कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट। तो D का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, विच इज इक्वल टू हाफ mv²। तो डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा D और V के साथ। तो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा जो हमने कोई थियोरी में डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो ये एमसीक्यू ऐसे भी कोई एंट्रेंस में पूछा गया ऐसा एमसीक्यू है, तो आपको ये भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के साथ वेलोसिटी का भी एक रिलेशन होगा, स्पीड का भी एक रिलेशन होगा डिस्टेंस के साथ। तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। तो पहले तो v1 स्पीड गिवन है हमें, v2 मतलब डबल स्पीड से हमें थ्रो करना है तो 2v। D1 पहला क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच था हमारा स्मॉल r, सेकेंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है D2। डायरेक्टली रिलेशन यूज करेंगे, D2/D1 इज इक्वल टू v1²/v2²। सारे वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, D2 को सब्जेक्ट बनाएंगे और फाइनल आंसर लाएंगे D2 इज इक्वल टू r/4। इसका मतलब ये हो गया अगर स्पीड डबल करेंगे तो डिस्टेंस 4th टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए। तो ये था एमसीक्यू नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये एमसीक्यू का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज किया हमने इस कंसेप्ट का, बिकॉज थियरी में ये कंसेप्ट हमने यूज नहीं किया था। ये एमसीक्यू नंबर 5। Okay, so last one, MCQ number 6. The ratio of maximum wavelength of Lyman series and Balmer series in hydrogen spectrum will be dash. हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी सीरीज के लिए? तो लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज के लिए। अब हमें पता है जब भी कोई भी सीरीज के लिए मैक्सिमम वैल्यू लानी होगी तो मैक्सिमम लाने का एक ही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं अभी तक, जो सीरीज जहां से स्टार्ट होगी उसी नंबर से एक ऐड करना है। मतलब लाइमन सीरीज जब यूज करेंगे तो 1/λL इज इक्वल टू r, ये फर्स्ट सीरीज है तो 1/1² माइनस 1/n²। अगर इस सीरीज के लिए मैक्सिमम वैल्यू लानी है तो 1 के बाद वाला डिजिट मतलब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, मतलब सेकेंड स्टेट यहाँ पे यूज करेंगे। तो n की जगह पे क्या यूज करेंगे 2, तो हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसी सीरीज में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो मिनिमम के लिए n के प्लेस पे यूज करेंगे हम लोग इन्फिनिटी। तो ये दोनों कंसेप्ट आपने ऑलरेडी थियोरी लेक्चर्स में अटेंड किए हैं। सो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n इज इक्वल टू 2, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग और सिंप्लीफाई करके λL इज इक्वल टू मिला 4/3r। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कहां से स्टार्ट होगा, उसका बेसिक फॉर्मूला 1/λB इज इक्वल टू r, 1/2² माइनस 1/3²। डायरेक्टली 2 के बाद वाला डिजिट मतलब थर्ड स्टेट डायरेक्टली लिखा यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो λB मिलेगा 36/5r। अब इन दोनों का रेशियो जो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के लिए, तो λL/λB दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फाइनल आंसर मिला 5/27। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 6। तो इस 6 एमसीक्यू के अंदर हमने बोहर एटॉमिक मॉडल का यूज किया, स्पेक्ट्रल सीरीज का यूज किया, एंगुलर मोमेंटम का यूज किया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का भी यूज किया। तो ये सारे एमसीक्यूज कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको ऐसे ही दूसरे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है घर से। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थियरी स्टार्ट करेंगे, तब तक सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं और नोट्स बनानी है। थैंक यू।